हेलो नमस्ते, वेलकम टू द चैनल आर एस ओनली। मैं हूं मनीषा और मैं आपकी तैयारी कराऊंगी आरपीएससी मेंस के पेपर 4 यूनिट 2 जनरल इंग्लिश की। एग्ज़ाम कुछ ही दिनों में है और एग्ज़ाम को हैंडल करने के तरीके आने चाहिए। आपने अभी तक अपनी बेसिक तैयारी कर ली है, आप मैटर के साथ में तैयार हैं, लेकिन एग्ज़ाम आएगा कैसा, वो दिखेगा कैसा, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, उनको कैसे हैंडल करना है, उन क्वेश्चंस को कैसे मैनेज करना है, वो सब सीखने के लिए पहले देखना पड़ेगा कि पहले एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आ चुके हैं। आपका आर एस मेंस का जो पेपर 4 है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पेपर 4 जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। यूनिट 1 में आपकी हिंदी आती है जो कि 120 मार्क्स की होती है, राइट। और यूनिट 2 में आपका 80 मार्क्स का जनरल इंग्लिश का पेपर आएगा। इंग्लिश डिफिकल्ट नहीं है, इंग्लिश इजी है। इंग्लिश के लिए एक छोटी सी चीज़ की ज़रूरत है और वो है प्रैक्टिस। इंग्लिश में बहुत लिमिटेड लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो फॉलो करने ज़रूरी हैं। वो आपने अपने कोर्स में पढ़े हैं, मैं भी बाद में पढ़ाऊँगी। अभी देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस इंग्लिश का सेक्शन एक्चुअली फोकस करता है। 2016 के कुछ क्वेश्चंस हैं, आपने फॉर्मेट चेक किया होगा आपके सिलेबस में। जो पार्ट ए होता है, पार्ट ए में आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच है, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश है। इसको बेसिक्स ऑफ इंग्लिश के रूप में देख सकते हैं। पार्ट ए में ये आपका 30 मार्क्स का आता है। ये आपका 30 मार्क्स का जो है उसका फॉर्मेट होता है। इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ग्रामेटिकली करेक्ट करने के लिए बोलेंगे, कुछ इनकरेक्ट क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे और उनको ग्रामेटिकली करेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। उसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, किस टॉपिक में, कहाँ पर, किस सेंटेंस में, कौन से वर्ड में प्रॉब्लम है, और उसका सही आपको आंसर लिखना पड़ेगा। जैसे ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस 2016 में आया था। इजी है, हमने समझ लिया कि अ जो है वो सिंगुलर के लिए यूज होता है और आर जो है वो प्लूरल के लिए यूज होता है। अगर वर्चुअस किसी एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो वो प्लूरल नहीं हो सकते हैं, उनके लिए अपन को सिंगुलर ही सेंटेंस को फॉर्म करना पड़ेगा। डिटेल आपने अपने कोर्स में पढ़ा है, आगे की मैं क्लासेस लूंगी उसमें भी मैं एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। आपके आर्टिकल में से क्वेश्चन आया है, इसको आप उसमें भी ले सकते हैं, सिंगुलर प्लूरल प्रोनाउंस में भी ले सकते हैं। जैसे ये सेकंड वाला क्वेश्चन है, कैन आई हैव एनी मोर शुगर प्लीज। तो शुगर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। नाउन के टाइप्स में आपने पढ़ा होगा, नाउन के टाइप्स में हम आगे भी पढ़ेंगे। अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसको आप गिन नहीं सकते। जिस चीज को आप गिन नहीं सकते उस चीज के आगे आप नंबर का फॉर्मेट नहीं लगाएंगे, उस चीज के आगे आप कुछ लिखेंगे, ठीक है। कैन आई हैव सम मोर शुगर प्लीज, और प्लीज के आगे कॉमा भी आएगा। यहाँ आपका पंक्चुएशन भी टेस्ट हो गया, ठीक है। उसी हिसाब से इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ये 30 क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं, 1 मार्क के होते हैं। 2016 के पेपर में हमने दो क्वेश्चंस देखे, दो और देखते हैं। वी आर नॉट इन्वाइटेड फॉर लंच। अगर ऑन द फेस वैल्यू देखें तो एक्चुअली ये सेंटेंस सही है, इस सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाती है कि हमने लंच को एज अ फूड ना लेकर, हमने लंच को यहाँ फूड कंसिडर नहीं किया है, हमने लंच को यहाँ इवेंट कंसिडर किया है। ये एक फॉर्मल इवेंट की बात हो रही है कि हमें लंच के लिए बुलाया नहीं। ये फॉर जो है इसके लिए आ गया है ना, लेकिन एग्जाम है, फॉर्मल लैंग्वेज यूज हो रही है। इसका आंसर होगा वी वर नॉट इन्वाइटेड टू लंच। एक फॉर्मल इवेंट की बात हो रही है यहाँ पे, इसलिए इवेंट के लिए हमने टू यूज किया है। ये आपके प्रेपोजिशन में से आया है, आपके सिलेबस का पार्ट है, पार्ट ए में ये सब कुछ मेंशन्ड है। ये आपके प्रेपोजिशन में से क्वेश्चन बना है। ये भी एक प्रेपोजिशन का ही क्वेश्चन है। राइट योर नेम इन द टॉप ऑफ द पेज। पेज के अंदर नहीं लिखना होता है, पेज के ऊपर लिखना होता है, ठीक है। ये यहाँ पर इजी लग रहा है लेकिन इसके लिए पढ़ाई जरूरी है। प्रेपोजिशन का डायरेक्ट क्वेश्चन है, अभी तक 2 क्वेश्चन प्रेपोजिशन के 2016 में से आए हैं। 2018 का पेपर देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगेन ऑन द फेस वैल्यू ये वाला जो आपका सेंटेंस है ये आपको सही महसूस हो रहा होगा, लेकिन ये सही इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पर एक्सटिंक्शन की बात
इसलिए हो रही है कि डेंजर क्या हो सकता है। इसका आंसर नहीं लिखना है बाय द वे कि डेंजर किस चीज को है एक्सटिंक्ट होने में, ये क्वेश्चन आंसर नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन इसको करेक्ट करने के लिए पूछ रहा है। व्हाट इज द डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट। क्वेश्चन ये है, इनकी बजाय द आ जाएगा क्योंकि विलुप्त हो जाने के क्या खतरे हो सकते हैं, ये प्लूरल हो गया। विलुप्त हो जाने का क्या खतरा हो सकता है, एक स्पेसिफिक खतरे की बात हो रही है, इसलिए द आएगा। He was pained to realize that he had a little leisure left. मिस्टेक हो गई, अ नहीं आएगा। He was pained to realize that he had little leisure left. उसके पास थोड़ा ही समय बचा है, ये जान के उसे दुख हुआ। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में से आ गए हैं। ये आपके आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ये आपका प्रेपोजिशंस वगैरह में से और इनमें से क्वेश्चन आए हैं। 2018 सेम पैटर्न फॉलो किया है जो 2016 ने फॉलो किया था। 2018 के 2 और क्वेश्चंस देखते हैं। हिज न्यूज चैनल एस्पायर्स टू हैव 1 मिलियन व्यूअर्स बाय द वीकेंड। सेम टॉपिक, ही इज टेकिंग टी एवरी मॉर्निंग। हर रोज की एक हैबिट की बात हो रही है तो कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं लगाएंगे। ये आपके डायरेक्ट टेंसेज में से क्वेश्चन आया है। वेरी इंपॉर्टेंट, टेंसेज के बिना इंग्लिश हमेशा गड़बड़ करेगी। ही टेक्स टी एवरी मॉर्निंग, आपकी हैबिट की बात हो रही है, सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा। ही के आगे प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे, अगर आई होता तो आई टेक हो जाता, सिंगुलर फॉर्म यूज होता है। ठीक है, तो वर्ब को यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस ना लगा के, क्योंकि ये हर रोज की कहानी है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस इसमें नहीं आएगा, इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होगा क्योंकि ये हर रोज की कहानी है। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ। ओके, 2018 हो गया। 2021 का देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन आर्टिकल्स में से आया है। ये दोनों क्वेश्चन आपके आर्टिकल्स में से आए हैं। आर्टिकल्स कौन से होते हैं? ए, एन और द। ए आपका सिंगुलर रेगुलर कॉन्सोनेंट्स के लिए यूज होता है, एन आपका वावल्स के लिए यूज होता है। वावल्स कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये आपके वावल्स होते हैं। और द आपके यूनिवर्सल ट्रूथ्स के लिए या यूनिवर्सल सिंगुलैरिटीज के लिए यूज होता है। ये आपने आर्टिकल्स के चैप्टर में पढ़ा होगा, रिवाइज कर लो। लेकिन यहां पर मिस्टेक है। इवन दो यूरोपियन, फ्रॉम द स्पेलिंग वी कैन सी दैट इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम ई, जो कि एक वावल होता है। यूरोपियन की स्पेलिंग ई से शुरू होती है और ये वावल है, तो टेक्निकली देखा जाए, अगर बेसिक रूल आर्टिकल्स का देखा जाए तो एन होना चाहिए, लेकिन ये एन यहाँ नहीं होगा, यहाँ आएगा अ यूरोपियन कंट्री। ठीक है ना, ये अ क्यों आया? ये इसलिए आया क्योंकि आर्टिकल्स के ही चैप्टर में आपने प्रोनाउंसिएशन का मैजिक भी पढ़ा होगा। प्रोनाउंसिएशन का मैजिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको मैजिक इसलिए बोलती हूँ क्योंकि आपकी स्पेलिंग को ये तितर बितर करके छोड़ देगा। आपकी स्पेलिंग है यूरोपियन, आपको इसको प्रोनाउंस कैसे करना है? आप इसको प्रोनाउंस ऐसे करते हैं, यूरोपियन। यूरोपियन नहीं बोलते अपन, यूरोपियन बोलते हैं। टेक्निकल अगर इसको देखा जाए तो ई एक तरह से हम साइलेंट ही बोल रहे हैं, ई को साइलेंट ही कर दिया। साइलेंट वाला रूल नहीं लग रहा है, हम प्रोनाउंसिएशन की बात कर रहे हैं। हम इसको बोलने का तरीका क्या है, जब इसके बोलने के तरीके में पहले कॉन्सोनेंट है तो एन नहीं आएगा, अ आएगा। इसका एग्जैक्ट उलट यहां पर हो गया है। रमेश गुप्ता इज एन एमबीबीएस है, ए नहीं है, एन एमबीबीएस है। एमबीबीएस क्यों है? इस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करते हैं? ये वर्ड है MBBS, साउंड ई का बन रहा है। ई आपका आर्टिकल वावल है, सॉरी, उसके आगे आर्टिकल कौन सा आएगा? एन आएगा, इसलिए रमेश गुप्ता इज एन MBBS। आर्टिकल्स में से डायरेक्ट क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन। अगर आपको प्रोनाउंसिएशन वाला रूल नहीं पता है तो आपने ये क्वेश्चन गलत कर दिए। ऐसा ही क्वेश्चन इस साल भी आने के चांसेस हैं क्योंकि 2 बार हो गया है जब ये क्वेश्चन नहीं आया है। ओके, द आइलैंड वाज अनइनहेबिटेड एक्सेप्ट फॉर शीप। प्रेपोजिशन का क्वेश्चन डायरेक्ट, देयर इज अ ग्रेट डील मच देन मीट्स द आई। ये आपके एक ईडियम है, इंग्लिश में ईडियम होता है। जैसे अपने हिंदी में मुहावरे और लोकोक्तियां होती हैं, वैसे इंग्लिश में ईडियम्स होते हैं। ये डायरेक्ट ईडियम है, इसमें तो अक्ल लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ईडियम आते हैं तो ये आपको आंसर आता है। ठीक है, सिर्फ एक वर्ड चेंज करने के आपको 1 मार्क मिल रहा है। इतना आसान कहाँ से मिलेगा आपको मार्क्स?
उसके नेक्स्ट देखते हैं, ये 2023 का क्वेश्चन है। वन ऑफ द गर्ल्स हर्ट हरसेल्फ क्लाइंबिंग आउट ऑफ द विंडो। इसको पता ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में से आया है। इसको पता लगाने का तरीका ये होता है, वन ऑफ द का लिटरल ट्रांसलेशन होता है उनमें से एक, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे, उनमें से एक। उनमें मतलब एक से तो ज्यादा की बात हो रही है, चाहे दो ही महिलाएं हों, दो ही लड़कियां हों, उनमें से एक है, यानी कि किसी एक से ज्यादा की बात हो रही है। जब एक से ज्यादा की बात हो रही है, यहाँ पर प्लूरल आएगा तो वर्ब प्लूरल फॉर्म, आई एम सॉरी, नाउन आपका प्लूरल फॉर्म ले लेगा। प्लूरल फॉर्म का मतलब होता है यहाँ पर लास्ट में ऐसा आएगा, वन ऑफ द गर्ल्स, ठीक है। हर लाउड क्राइज वोक्ड मी अप एट अबाउट मिडनाइट। टेंसेस का क्वेश्चन है, वर्ब पास्ट में चली गई, लेकिन वेक का पास्ट होता है वोक। वेक का पास्ट वोक्ड नहीं होता है, वेक का पास्ट वोक होता है। लिस्ट मिलेगी आपको, लर्न करनी है, प्रैक्टिस करनी है, रोज सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है, अपने आप आ जाएगा। ये बहुत इजी है। हर लाउड क्राइज वोक मी अप एट अबाउट मिडनाइट, लगभग आधी रात के अराउंड उसकी चीखों ने मुझे जगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट 2023 का क्वेश्चन है, टेंसेस का क्वेश्चन है डायरेक्ट। टेंसेस की हमने इंपॉर्टेंस देख ली, आर्टिकल्स की देख ली, प्रेपोजिशन की देख ली, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की देख ली, ये सब इंपॉर्टेंट है और ये सब कुछ आपके सिलेबस का जो पार्ट ए है उसमें से आया है। ही रिलेटेड पास्ट फॉर्म है, उसने याद किया। सेवरल डिटेल्स कनेक्टिंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, कंटिन्यूअस हो गया विद द एक्सीडेंट। जब आपने मेन वर्ब को पास्ट कर दिया है तो आप दूसरी वर्ब को कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं लगा सकते। ये आपका पास्ट पार्टिसिपल अगर है तो ये भी पास्ट पार्टिसिपल ही जाएगा। इसका आंसर है ही रिलेटेड सेवरल डिटेल्स कनेक्टेड विद द एक्सीडेंट। उस घटना के बारे में उसने कई डिटेल्स को रिलेट करके बताया। तो घटना के बारे में जो भी कनेक्ट हो रही हैं डिटेल्स, जो भी उस घटना से रिलेट कर रही हैं डिटेल्स, उनको उसने बताया। ये सब कुछ पास्ट में बोल रहा है। सेंटेंस का मेन पास्ट कैटेगरी है। अब पास्ट में कौन सा है, टेंसेस के चैप्टर में अपन देखेंगे, जब डिटेल में देखेंगे तो 2023 का पेपर ऐसा है। बट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है 2013 का पेपर। ये बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि 16, 18, 21 और 23 का जो मेन का पेपर था उसको हमने देख लिया कि ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंसेस दिए और अब ग्रामेटिकली करेक्ट पूछ रहे हैं। लेकिन 2013 के पेपर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज है, 30 क्वेश्चंस ऐसे थे, 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि फिल इन द ब्लैंक्स से ही पूछे गए। अब इसमें उन्होंने पहले बता दिया कि हम क्या पूछ रहे हैं। इसने बता दिया कि हम 3 क्वेश्चंस ऐसे पूछ रहे हैं आपसे जो आर्टिकल से रिलेटेड हैं, तो आपको आर्टिकल्स ही बताने हैं। डिड यू गेट द टिकट फॉर द शो? आर्टिकल्स कौन से होते हैं, ए एंड द, ठीक है। देयर वाज एन अर्थक्वेक इन श्रीनगर लास्ट ईयर सॉरी। द एग्जीबिशन विल बी ओपन अंटिल टुमारो। अब ये इन रूल्स का पता आपको होना चाहिए कि मैंने अ एग्जीबिशन क्यों नहीं बोला जबकि सिंगुलर है। मैं किसी ऐसी एग्जीबिशन के बारे में बात कर रही हूँ जिसके बारे में पहले भी डिस्कशन हो चुका है और वो एग्जीबिशन इंपॉर्टेंट है जिसकी जानकारी मुझे किसी को देनी है, तो वो द यूनिवर्सल स्पेसिफिसिटी के लिए द यूज हो जाएगा, ठीक है। देयर वाज एन अर्थक्वेक ई है और इसका प्रोनाउंसिएशन भी अर्थक्वेक है। प्रोनाउंसिएशन ए से स्टार्ट होता है इसलिए इसका आर्टिकल एन आएगा। डिड यू गेट दी टिकट फॉर द शो? किसी एक शो की बात हो रही है और उसकी टिकट की बात हो रही है, बहुत स्पेसिफिक मैंने बात बोली है, मुझे उसी शो की एक टिकट चाहिए, मिली, इसलिए द आएगा, ठीक है। इजी। आर्टिकल्स के ऊपर डायरेक्ट 3 क्वेश्चंस आ गए। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रेपोजिशंस। यहाँ प्रेपोजिशंस हैं, प्रेपोजिशंस की एक लिस्ट प्रोवाइड करूंगी मैं आपको, उस लिस्ट में जो भी वर्ड्स हैं उनको यूज करके हम मल्टीपल सेंटेंसेस बनाएंगे। प्रेपोजिशन बाय द एंड ऑफ द डे आपको समझ में भी आ जाएगा, याद भी हो जाएगा। प्रेपोजिशन के कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका यूज उन वर्ड 2 सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। दैट इज अ गुड वे ऑफ ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। वी हैड डिसाइडेड दैट वी वुड मीट ऑन द वे टू द ऑफिस। दे सक्सीडेड इन एस्केपिंग फ्रॉम द प्रिजन। जेल से भागने में सक्सीड हुए हैं, जेल से भागने में का इन हो जाएगा। ये समझने के लिए बता रही हूं मैं, जिनको ट्रांसलेशन करके इजी रहता है वो ट्रांसलेट करके सेंटेंस फॉर्मेशन करने की कोशिश करें, जिनको अदरवाइज मीनिंग याद है कैसे यूजेज होता है प्रेपोजिशन वर्ड्स का वो वैसे यूज करें। प्रेपोजिशन के ऊपर 3 क्वेश्चंस 3 मार्क्स के,
ठीक है, इस तरह से 30 क्वेश्चंस आए थे। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इवन दो पिछले 4 मेंस एग्जाम से आरपीएससी ने अपना फॉर्मेट चेंज नहीं किया है, बट ये सीखना जरूरी है क्योंकि इससे आपको वर्ड्स का प्लेसमेंट याद हो जाएगा। ठीक है, क्या पता इस साल इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाएं। तो मैं पर्सनली इसको प्रेफर करती हूँ क्योंकि इसमें अपन को वर्ड जो भी अपनी कैटेगरी में है वो अपन को सेंटेंस में लगा के देखना है, मीनिंग निकल जाएगा, आपका टेंस सही होना चाहिए, आपका फॉर्मेट सही होना चाहिए और आपका आंसर ठीक हो जाएगा। एक ही वर्ड लिखना है और 1 मार्क उठा लेना है, इजी। अब आपके जो सिलेबस हैं उसके अंदर आपके 3-4 टॉपिक्स और हैं, सिर्फ पोर्शन ए का ही नहीं, आपके आता है उसमें प्रेसी राइटिंग, ठीक है, आपके आता है लेटर राइटिंग, आपके आता है पैराग्राफ राइटिंग और आपके आता है लास्ट में रिपोर्ट राइटिंग। आपके ये चारों टॉपिक्स पूछे जाते हैं। अब इनमें से चारों टॉपिक्स में आपको हो सकता है कि प्रेसी में और पैराग्राफ राइटिंग में आपको ऑप्शन दे दें, या फिर लेटर राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग में आपको ऑप्शन दे दें। ये हर कैटेगरी 10 मार्क्स की होती है, बहुत सारे मार्क्स होते हैं। 10 मार्क्स बहुत ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी होती है, वो भी ऐसे एग्जाम के लिए जो 80 मार्क्स का है टोटल। ठीक है, तो इनको छोड़ना तो पॉसिबल है नहीं, इनमें वीक होना कोशिश करेंगे कि ना ही हो वीक। तो इसमें कुछ सेट टॉपिक्स होते हैं जो आरपीएससी फॉलो करता है। ऐसा नहीं है कि आपकी कैटेगरी फॉलो हो रही है, लेकिन नोटिस किया गया है कि आरपीएससी के जो भी क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड हो रहे हैं वो जनरली देखा गया है करंट अफेयर्स में जो न्यूज़ में है, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही है। जैसे इस वक्त इकोनॉमिक्स की बहुत बात हो रही है, दुनिया में ट्रेड वॉर चल रहा है, चाइना और अमेरिका एक दूसरे के साथ खेल खेल रहे हैं, है ना। तो इकोनॉमिक्स के बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही है, ट्रेड के बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही है ना। ये 2 टॉपिक्स के ऊपर हो सकता है पैराग्राफ राइटिंग का टॉपिक आ जाए, क्वेश्चन आ जाए। और जरूरी नहीं है कि 3, जैसे अब ये यहाँ पर देख लेते हैं अपन, यहाँ पर पैराग्राफ राइटिंग का क्वेश्चन आया है और 3 ऑप्शंस दिए हैं। तीनों ऑप्शंस में से आपको किसी एक को अटेम्प्ट करना है। जरूरी नहीं है कि वो ये तीनों पॉइंट्स, ये तीनों ऑप्शंस आपके एक ही टॉपिक से रिलेटेड हों, लेकिन हाँ इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि कोई ना कोई एक आपका उस टॉपिक से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं 2018 का पेपर है, फ्यूचर ऑफ इंग्लिश की बात की गई है, इफेक्ट्स ऑफ प्रेजेंट डे क्रेडिट कल्चर की बात की गई है और ट्रैवलिंग की बात की गई है। इनमें से अगर मुझे चॉइस मिले तो मैं इस थर्ड वाले ऑप्शन को लिखूंगी क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा वेग है, ओपन एंडेड है। ओपन एंडेड का मतलब मैं इसमें अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस डाल सकती हूँ। मैं किसी नई जगह घूमने गई, मैंने वहाँ का खाना खाया, वहाँ का बोलचाल देखा, वहाँ के कपड़े देखे, वहाँ का वेदर देखा, वहाँ की हिस्ट्री के बारे में जाना, तो मेरे पर्सनल लेवल पे मैंने क्या ऑब्जर्व किया और क्या चेंज एक्सपीरियंस किया, मैं वो यहाँ लिख सकती हूँ, है ना। पैराग्राफ राइटिंग इसलिए आसान भी हो जाती है और थोड़ी डिफिकल्ट भी हो जाती है क्योंकि इसमें एक ट्रिक होती है कि आप अपने खुद के एक्सपीरियंस को अगर जोड़ पा रहे हैं तो बहुत टेस्टफुली होना चाहिए, इन योर फेस नहीं होना चाहिए कि अच्छा ठीक है मैं तो यहाँ गया हुआ हूँ घूमने के लिए और मैंने ये देखा, अब यू कोप विद इट, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, पैराग्राफ राइटिंग 200 वर्ड्स हैं, 200 वर्ड्स के लिए आपको किसी एक टॉपिक को उठाना है। ये सेम पैटर्न उन चारों कैटेगरी के क्वेश्चंस में भी अप्लाई होता है ना। उसके अलावा 2016 के पैराग्राफ राइटिंग टॉपिक्स, जनरेशन गैप, विमेन एम्पावरमेंट, इनक्रेडिबल इंडिया, ये एक ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर लोग किताबें लिख चुके हैं, अपन को तो सिर्फ भी 200 वर्ड्स ही लिखने हैं। जनरेशन गैप में आप अपने एग्जाम्पल ले सकते हैं, अपने ग्रैंड पेरेंट्स का, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स का, आपके पेरेंट्स अभी हैं उनका, आपने उनके साथ में क्या डिफरेंसेस एक्सपीरियंस किए हैं। जनरली कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, है ना, टेक्नोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं, लाइफस्टाइल डिफरेंसेस होते हैं, खान पान का डिफरेंस जो होता है, हमारी एक्सरसाइजेज, हमारे डेली जो लिविंग स्टाइल है उसका डिफरेंस होता है। आप इन तीनों का अगर एक एक एग्जाम्पल भी ले लेंगे तो आपके 200 वर्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपने विमेन एम्पावरमेंट का टॉपिक चूज किया है तो विमेन एम्पावरमेंट में आप देखिए कि पॉलिटिक्स में विमेन कहाँ तक हैं, ठीक है ना। साइंस एंड टेक में अभी बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आपके पास है सुनीता विलियम्स जी का, उनको अभी सेफली वापस अर्थ पे लाया गया है। विमेन इन स्पेस, इससे ज़्यादा बढ़िया एग्जाम्पल क्या हो सकता है। इसके अलावा आपके पास में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है, ब्यूटी इंडस्ट्री में है, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक्स को आप, बहुत सारे एग्जाम्पल्स को आप विमेन एम्पावरमेंट से ज्वाइन कर सकते हैं। स्पोर्ट्स में आपके पास एग्जाम्पल है, हमारे पास में रेसलर्स हैं, हमारे पास में शूटर्स हैं, हमारे पास में स्विमर्स हैं, ये सारे के सारे विमेन एम्पावरमेंट में आप एग्जाम्पल डाल सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके पास में स्पेसिफिक नाम अवेलेबल हो। अगर आपको नाम याद नहीं है तो उस एग्जाम्पल को ना ही टच करें तो ठीक है, ठीक है। इनक्रेडिबल इंडिया, इसमें आप इंडिया की कल्चरल
हेरिटेज के बारे में बात कर सकते हैं, है ना, इंडिया की वाइब्रेंट हिस्ट्री हो गई, इंडिया का टूरिज्म हो गया, इंडिया एक्चुअली इज इनक्रेडिबल, है ना, इंडिया के लोगों की डाइवर्सिटी के बारे में बात कर सकते हैं, हमारी लैंग्वेज डाइवर्सिटी कैसी है, हमारी फेस्टिवल डाइवर्सिटी कैसी है, रिलीजियस डाइवर्सिटी कैसी है, ये सारे के सारे इनक्रेडिबल इंडिया में आता है। लोगों ने किताबें लिख दी हैं वॉल्यूम्स में, इनक्रेडिबल इंडिया इतना लंबा टॉपिक है, सिर्फ 200 वर्ड्स मैनेजेबल है ना। पैराग्राफ राइटिंग का थोड़ा ध्यान रखना है कि आप जब पैराग्राफ को स्टार्ट कर रहे हैं तो पैराग्राफ को इंट्रोड्यूस करने के लिए कोशिश कीजिए, पैराग्राफ को इंट्रोड्यूस करने के लिए कोशिश कीजिए कि आप पैराग्राफ के जो टॉपिक है उसको डिफाइन कैसे करते हैं। इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन में जनरली डेफिनेशन आती है, जैसे विमेन एम्पावरमेंट है, विमेन एम्पावरमेंट को हम पास्ट टाइम से कंपेयर करेंगे, जैसे पहले महिलाओं को क्या क्या अधिकार नहीं होते थे, अब क्या अधिकार हैं, वो लिस्ट करने के बाद में अब आप उनका एग्जाम्पल दीजिए और फिर बताइए, लास्ट में बताइए कि उसके फायदे क्या हैं, समाज के लिए किस तरह से अच्छा मैसेज जाता है, विमेन और मेन एट पार कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसको थोड़ा और ग्रैंड बना दीजिए, कंट्री के जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होता है ना, जेंडर स्पेसिफिक क्राइम्स जो होते हैं उनमें गिरावट देखने को मिलती है। तो ये बहुत सारे आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। डेफिनेशन के बाद में आपकी बॉडी, जैसे मैंने अभी आपको विमेन एम्पावरमेंट का एग्जांपल देके बता दिया, और लास्ट में कंक्लूजन। कंक्लूजन में आपको ऑलवेज अग्री करना है टॉपिक से, विमेन एम्पावरमेंट को अग्री करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं महिलाओं को तो घर पे रखो वही ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते, आपको अग्री ही करना पड़ेगा। इनक्रेडिबल इंडिया, इंडिया इज इनक्रेडिबल, यू हैव टू प्रूव इट एंड यू ऑलरेडी प्रूव्ड इट बाय योर बॉडी। जो भी आपने बॉडी में लिखा आप उससे प्रूव कर चुके हैं। तो ये आपका पैराग्राफ राइटिंग का टॉपिक होता है। 10 मार्क्स, इजी 10 मार्क्स, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मुझे तो नहीं लगता डिफिकल्ट है क्या? और टॉपिक्स के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। अब आपके कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जनरली 5 क्वेश्चंस देखा गया है, 5 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि ट्रांसलेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन। कार्यकारिणी समिति की बैठक की कार्यसूची सदस्यों को नहीं वितरित की गई है। 2016 का क्वेश्चन है। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इजी है, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये डिफिकल्ट है। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये डिफिकल्ट है, और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत बहुत ईजी है। तो पेपर बैलेंस हो गया है ना सबको खुश कर दिया और सबको दुखी भी कर दिया 2016 में। एनीवे, तो ये जो कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे कार्यकारिणी समिति होता है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है एग्जीक्यूटिव कमिटी। एग्जीक्यूटिव कमिटी, बैठक का मतलब होता है मीटिंग, कार्यसूची का मतलब होता है वर्किंग लिस्ट, है ना, सदस्यों का मतलब होता है मेंबर्स, वितरित का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने मेन वर्ड्स को ट्रांसलेट करके बता दिया। अब तो अपन सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। आपने सेंटेंस फॉर्मेशन सीखा है, आपने सेंटेंस फॉर्मेशन जाना है, पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो अगली क्लासेस में मैं पढ़ाऊंगी, एग्जैक्ट क्वेश्चन अपन उठा के ट्राई कर लेंगे, ठीक है। 2016 का क्वेश्चन, एग्जीक्यूटिव कमिटी की वर्किंग लिस्ट मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं की गई है। अब तो इजी हो गया इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, है ना। सड़क के बीच खेलना बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं है। सड़क के बीच मतलब इन द मिडल ऑफ द रोड। आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है तो अच्छी लिखना, मेरी अच्छी नहीं है खेलना इज टू प्ले, ये आपका वर्ब है। बच्चों आपका नाउन हो गया, चिल्ड्रन। सुरक्षित इज सेफ्टी, नहीं इज नेगेटिव सेंटेंस, नॉट। सही है। आपको कुछ मेन वर्ड्स के ट्रांसलेशंस आने चाहिए, मेन वर्ड्स के आपको ट्रांसलेशन आने चाहिए, और आपने फिर सेंटेंस फॉर्मेशन में इनको स्ट्रेट सेंटेंस बनाना है। 2 मार्क्स का एक ट्रांसलेशन है, एक सेंटेंस को लिखने के 2 नंबर मिल रहे हैं। अब इसमें हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स तो ठीक है, इनको डील कर लिया, स्पेशली उन्होंने डील कर लिया जो एक्चुअली हिंदी में न्यूज़ वगैरह देखते हैं, न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, तो वो इन वर्ड्स से फेमिलियर हैं। लेकिन इनका ट्रांसलेशन कैसे आएगा? मैं आपको जब ट्रांसलेशन का टॉपिक पढ़ाऊंगी तो मैं आपको एक प्रॉपर लिस्ट प्रोवाइड करूंगी कुछ नंबर ऑफ वर्ड्स की, जो हिंदी में क्या होते हैं और उनका इंग्लिश में एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क में क्या एक्सेप्टेड वर्ड है, क्या वर्ड यूज करना चाहिए, वो दूंगी। अराउंड 150 वर्ड्स होंगे, उनको 2-3 बार अपन लिस्ट को देखेंगे, एक 2 बार सेंटेंसेस बनाएंगे तो वो कंप्लीट हो जाएगा। ट्रांसलेशन के क्वेश्चंस हमेशा आए हैं। ट्रांसलेशन क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि कभी नहीं आए थे पीछे। ट्रांसलेशन के क्वेश्चन पिछले 5 साल के पेपर्स में देखा गया है, आए हैं, आएंगे, ये जरूरी है, ठीक है। कैन नॉट एम्फेसाइज मोर ऑन दिस, ये जरूरी है, ओके।
उसके बाद में बाल अपराधियों, ये भी बहुत टिपिकल वर्ड है, इसके लिए वर्ड होता है जुवेनाइल डेलिंक्वेंस। जुवेनाइल डेलिक्वेंस, बाल अपराधी, ठीक है। पुनर्वसन को इंग्लिश में कहते हैं रिहैबिलिटेशन। सक्रिय इज एक्टिव या फोकस्ड। न्यायिक इज जुडिशियल। सामाजिक इज सोशल। प्रयास इज एफर्ट्स। सिंपल, मेन वर्ड्स को ट्रांसलेट कर लिया, सेंटेंस बन जाएगा, है ना। ये भी आपके, ये जो कुछ वर्ड्स हैं, जुवेनाइल डेलिक्वेंट हो गया, रिहैबिलिटेशन हो गया, जुडिशियल हो गया, ये जो कुछ वर्ड्स हैं आपके ट्रांसलेशन वाली जो लिस्ट होगी उसमें आपको मिलेंगे। मैं अब भी तुम्हारे साथ होने से ज्यादा खुश होना नहीं जानता। क्या बात है। एनीवे, ये आपके हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए इजी है, बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। मैं अब भी, आई स्टिल, तुम्हारे इज यू, साथ इज टुगेदर या विद, ये दोनों सही हैं, डिपेंड करता है सेंटेंस में कैसे यूज हो रहा है। से ज्यादा, मोर देन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आता है, ठीक है, मोर देन। खुश इज हैप्पी, नहीं जानता इज डू नॉट नो। आई स्टिल डोंट नो हाउ टू बी हैप्पियर देन यू, डू नॉट नो। अब मैंने इसमें मोर देन हैप्पी नहीं लिखा, मोर देन हैप्पी नहीं बोला, मैं यहां पर बोलूंगी हैप्पियर। और जब मैं बहुत ज्यादा खुश होती, मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ ही खुश हो सकती हूँ, मैं किसी और चीज के साथ खुशी नहीं हो सकती, तो वहां पर आएगा हैप्पीएस्ट। ये सुपरलेटिव डिग्री हो गई हैप्पी की, है ना। ये डिग्रीज अपन पढ़ेंगे, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। ये सेंटेंस में इंपॉर्टेंस बताते हैं कि एक्चुअली खुशी जो है, वो जो खुशी जो आपको उसके साथ में मिल रही है, वो कितनी मिल रही है, कितनी खुशी है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या अहमियत है, ठीक है। ये सेंटेंस हो गया 2018 का, इजी, नॉट डिफिकल्ट। अब कुछ ऐसे फन वर्ड्स होते हैं जो आप यूज करते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन उनमें मिस्टेक कर जाते हैं, क्योंकि या तो आपको स्पेलिंग का नहीं पता था, या उसका यूसेज नहीं पता था, उसका मीनिंग नहीं पता था, या फिर आपको जस्ट प्रोनाउंसिएशन में ही आपके गड़बड़ हो रखी है। मैं एग्जाम्पल देती हूँ, और इस एग्जाम्पल को आप लगभग सब लोग रिलेट कर सकेंगे। करी हुई है गड़बड़, है ना। पता है मुझे, अगर आप बोलोगे ना कि नहीं करी हुई है, तो भी मुझे पता है कि करी हुई है। कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट, सेम प्रोनाउंसिएशन चल रहे हैं इनके, प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस नहीं है। है ना। है ना, प्रॉब्लम आई हुई है इनमें, है ना। ये जो प्रॉब्लम वाले वर्ड्स होते हैं, ये आपका अपने आप में सेपरेट टॉपिक है आपके सिलेबस में। वर्ड्स ऑफ्टन कंफ्यूज्ड और मिसयूज्ड, इनका या तो आप मीनिंग नहीं जानते, इनको कंफ्यूज करते हैं यूसेज के दौरान, या फिर इनका गलत यूज कर लेते हैं। ये आपके इंपॉर्टेंट है टॉपिक में। मैं 50-60 एग्जाम्पल भी आपको यहाँ भी दे सकती हूँ। ये सभी जो वर्ड्स हैं, ये लगभग हम रोज यूज करते हैं। जैसे और बताती हूँ मैं, है ना, करी हुई है गड़बड़ इन वर्ड्स में, ये सीखेंगे अपन। ये इंपॉर्टेंट है, इनका यूसेज आपके सेंटेंस का मीनिंग बदल देगा, इनका यूसेज आपके सेंटेंस का फ्रेम ही चेंज कर देगा, ठीक है। ये नेगेटिव वर्ड होता है, ये पॉजिटिव वर्ड होता है। जनरली जैसे अपन यूनिवर्सिटी में किसी, आई गॉट एडमिटेड इन माई ड्रीम यूनिवर्सिटी, तो उसमें बोलेंगे डिड यू गेट एक्सेप्टेड। अगर मैंने वहाँ पे ये वाला वर्ड यूज कर दिया जो कि ग्रामेटिकली भी गलत है, लेकिन अगर मैंने ये कर दिया तो इसका मतलब ये है कि तुझे बाहर निकाल दिया यूनिवर्सिटी ने, है ना। ये वाला वर्ड मुझे यूज करना है कि क्या तुझे यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्ट किया, तो ये वाला वर्ड आएगा, ठीक है। ये अपन सीखेंगे। और मुझे लगता है कि एनालिसिस समझ में आया होगा। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो या तो फिल इन द ब्लैंक्स में आएंगे, या फिर ग्रामेटिकली गलत होंगे और आपको सही करने के लिए बोला जाएगा। आपके प्रेसी राइटिंग आएगा, पैराग्राफ राइटिंग आएगा, रिपोर्ट राइटिंग आएगा, लेटर राइटिंग आएगा, और आपका एक आएगा कॉम्प्रिहेंशन। जैसे आपके 2 टॉपिक्स मैंने अभी यहाँ पर टच नहीं किए हैं, लेटर राइटिंग और कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में से आपके 5 क्वेश्चंस आएंगे जो कि उसी कॉम्प्रिहेंशन में से पूछे जाएंगे। जनरली वर्ड मीनिंग पूछ लेंगे वो,
है ना, या फिर कोई एग्जैक्ट सेंटेंस है उसका मीनिंग पूछ लेंगे, या फिर कोई सेंटेंस लिख देंगे और उसका बोलेंगे कि इस सेंटेंस को हम किस एक वर्ड से या किस एक फ्रेज से रिप्लेस कर सकते हैं। ये आपने ऑलरेडी अपने प्रैक्टिस में निकाला होगा। सिलेबस के जो पार्ट 1 है उसमें से ही है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स वगैरह भी इसमें से आते हैं, ऑपोजिट वर्ड्स और सिमिलर वर्ड्स, ठीक है। लेटर राइटिंग में स्कोर करना थोड़ा इजी है, वो इसलिए इजी है मैं बता दूं आपको, क्योंकि लेटर राइटिंग एक प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करता है ना। ये आपका पेज है, यहाँ पे आपने ऊपर लिखा 2, किसको लेटर लिख लें, जो आपके क्वेश्चन में डिटेल दी हुई है कि आपको किसको लेटर लिखना है वो यहाँ आएगा। जैसे आपको डीएम को लेटर लिखना है, उनका नाम अगर है तो वो यहाँ आ जाएगा, उनका डेजिग्नेशन आपने लिख दिया, किस जगह पे वो पोस्टेड है वो आ जाएगा, या फिर जहाँ पर आप हैं जिसकी शिकायत आपको करनी है, जिसकी जानकारी आपको देनी है, जो भी क्वेश्चन में डिटेल है वो यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर आपके डेट आ जाएगा, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, किस बारे में आप बात कर रहे हैं। सड़क पे बहुत ज्यादा खड्डे हैं सर, सड़क बनवा दो ढंग से, है ना, तो ये आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। इतना इनफॉर्मल लैंग्वेज में नहीं लिखना है, जो आपके क्वेश्चन में जो लैंग्वेज दी हुई है एग्जैक्टली वही टोन अपन को यूज करना है, मिनिमम वर्ड्स के साथ में। 4 to 6 वर्ड्स में सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, हो जाता भी है, ठीक है। यहां पर आप रेस्पेक्टेड सर लिखेंगे या रेस्पेक्टेड मैम लिखेंगे, कॉमा, यहां से आप अपना लेटर स्टार्ट करेंगे, यहां पर आपने अपना लेटर ओवर कर दिया। मैक्सिमम 4 सेंटेंसेस, मोर देन इनफ। इससे ज्यादा जानकारी ना तो वो पढ़ने वाले होते हैं, बहुत काम होता है उनको, वो बिजी हैं, उनको 4 लाइनों से ज्यादा टाइम नहीं है, और जो आपका कॉपी चेक कर रहे हैं उनके पास भी टाइम नहीं है। उनका मेन फोकस होगा इस लुक के ऊपर, क्या आपका फॉर्मेट सही है। अगर आपका फॉर्मेट गलत है तो हो सकता है कि वो इसके ऊपर फोकस ही ना करें, फालतू नंबर कट जाएंगे। फॉर्मेट हमेशा सही रखना है। उसके बाद में यहां पर आएगा थैंकफुली या योर फेथफुली, ठीक है। ये आपके सैल्यूटेशंस जो होते हैं, कहां पर कौन सा यूज करना है मैं जब लेटर एक्सप्लेन करूंगी, लेटर सिखाऊंगी लिखना, तब बताऊंगी, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट में अपना नाम लिख देना है। खुद का नाम भी लिख सकते हो अगर क्वेश्चन में आपका नाम मेंशन नहीं है तो, लेकिन अगर क्वेश्चन है यू आर सुनीता फ्रॉम जोधपुर, तो फिर अब आप यहाँ पर अपना सुनीता कॉमा लास्ट में नीचे जोधपुर लिखेंगे। दोबारा डेट लिख सकते हैं अगर यहाँ पर डेट नहीं लिखी तो, वरना डेट आप ऑलरेडी नीचे नहीं लिखेंगे, डबल डेट नहीं होगी, ठीक है। इस फॉर्मेट को फॉलो करने के आपको 3 to 4 मार्क्स मिल जाएंगे, इजी है ना। एक्सक्यूज मी, फॉर्मेट आपको याद करना है। फॉर्मेट के बाद में हम बॉडी के ऊपर फोकस करेंगे कि क्या लिखना है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, ओके। कॉम्प्रिहेंशन और लेटर राइटिंग ऐसे ही होती है, उसी तरह से आपका फॉर्मेट जो है वो आपका फॉर्मेट रिपोर्ट राइटिंग में भी होता है, ठीक है। ये 10-10 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, इनको ना तो आपको छोड़ना है ना आपको इनको रिस्क में डालना है, ये बहुत आसान है हैंडल करना। थोड़ा कॉन्फिडेंस की जरूरत है और वो कॉन्फिडेंस आएगा प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस मैं कराऊंगी और थोड़ी आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। और जो भी डिटेल्स जो मैंने आज बताए हैं आपको, जो भी डिटेल्स हैं, जो भी आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए किसी चीज़ की, टॉपिक की, जो मैं पढ़ाऊंगी उनकी, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ मिल जाएगा। आपको टेलीग्राम चैनल का एड्रेस मिल जाएगा, आपको वहां जाना है, आपको जो भी पीडीएफ चाहिए आपको वहां से डाउनलोड करनी है, ओके। समझ आया। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, रिविजन के लिए ऑल द बेस्ट, और मैं यहाँ हूँ ही पढ़ाने के लिए। थैंक यू।